Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor, ABESIT College of Engineering. स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने किसी भी कार्टेशियन फॉर्म के एसिम्प्टोट को पढ़ा कि कैसे किसी कर्व का एसिम्प्टोट निकाला जा सकता है। तो एसिम्प्टोट जो हमने निकाले वहाँ दो तरीके के एसिम्प्टोट थे, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी पैरेलल एसिम्प्टोट, और दूसरा एसिम्प्टोट हमने एक कैलकुलेट किया ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को एक साथ पे कट कर जाती है तो उसे हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की कर्व ट्रेसिंग, यानी कैसे किसी कर्व को जो कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स वाई में होता है उसकी हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म की कर्व ट्रेसिंग कैसे की जाती है, पोलर फॉर्म को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म यानी आपका जो कर्व है, जो गिवन कर्व है वो एक्स वाई में है जिसको हमें ट्रेस करना है। तो ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कर्व में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हमें एक कर्व भी अच्छे से ट्रेस करना आ गया तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे। अगर एक ट्रेसिंग आपको अच्छे से आ गई तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कर्व ट्रेसिंग को करना। जब भी किसी कर्व को ट्रेस करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिमेट्री, यानी कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट किस तरीके से बन रहा है। यानी मान लीजिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, यानी 2 पावर की है। अगर x के लिए 2 पावर की है तो जैसे जैसे मैं y की वैल्यू देता जाऊंगा या x की वैल्यू देता जाऊंगा वो हर बार में y की दो वैल्यू ले लेता है, जो एक निगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव और पॉजिटिव हमें दोनों तरफ ही ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों तरफ ट्रेसिंग करना नहीं चाहते, केवल एक कर्व ट्रेस करके दूसरी तरफ उसकी सिमेट्री से उसके जैसा ही कर्व ट्रेस करना चाहते हैं तो हम उसकी सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। यानी हमें हमारा जो कर्व होता है वो कहीं ना कहीं पे अगर सिमेट्रिकल है तो हमें उसे हर जगह पे ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पॉइंट पे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम सिमेट्री से भी ट्रेस कर सकते हैं। यानी सबसे पहली जो ट्रेसिंग है वो सिमेट्री में सबसे पहली सिमेट्री होती है इफ़ द कर्व, if the equation of curve equation of curve equation of curve have all even power in y, the curve is symmetrical about x एक्सिस। यानी अगर हमारे कर्व में हर जगह पे ही इवन पावर हो, y की इवन पावर है, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। यानी स्टूडेंट एग्जांपल से ध्यान देते हैं एक बार। मान लीजिए मेरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इस कर्व में आप देख रहे हैं कि y की इवन पावर है, जितनी जगह पे भी y आएगा हर जगह पे इवन पावर रखे, क्योंकि उसकी पावर 2 है तो वो इवन पावर है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब इस कर्व को ट्रेस किया होगा कि ये कर्व कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये कर्व ऐसे बनता है। यानी ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया है, ये मेरा वाई एक्सिस है। कर्व हमेशा जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया जाता है ऐसा ही एक्स एक्सिस के नीचे भी बनाया जाता है। यानी ये कर्व इस एक्सिस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाता है, सिमेट्री उसकी हो जाती है। ये पहली कंडीशन है सिमेट्री होने की, कि अगर हमारे कर्व में y की हर जगह पे इवन पावर है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक दूसरी भी सिमेट्री होती है, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व हैव ऑल इवन पावर in x, the curve is symmetrical
अबाउट वाई एक्सिस। यानी अगर हमारे कर्व में हर जगह पे इवन पावर है तो वाई एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल हो जाता है। तो कैसे ये सिमेट्री आती है? ये कुछ इस तरीके से आती है कि ये मेरा वाई एक्सिस है, जैसा कर्व इधर बना होगा ऐसा ही कर्व इधर भी बना होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये मेरे पास एक पैराबोला है। क्योंकि एक्स की इवन पावर होती है तो कर्व उस तरीके से सिमेट्रिकल हो जाता है। एक और भी सिमेट्री होती है, थर्ड सिमेट्री, सिमेट्री नंबर 3। वी रिप्लेस एक्स की जगह पे -x और y की जगह पे -y, नो चेंज। कर्व में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कर्व इज सिमेट्रिकल इन opposite quadrant। यानी जैसा कर्व इसके अंदर बनेगा ऐसा ही कर्व इसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। एक और भी सिमेट्री होती है, वी रिप्लेस x की जगह पे y एंड y की जगह पे x, नो चेंज। अगर कर्व में कोई चेंज नहीं है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन। यानी अगर हम देखें तो ये लाइन y इक्वल्स टू x होती है। तो जैसा कर्व यहाँ बनेगा ऐसा ही कर्व उसके नीचे बनेगा। दिस इज द सिमेट्री अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन। तो ऐसे हम x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है नेचर ऑफ ओरिजिन, यानी हमारे कर्व की ओरिजिन की नेचर कैसी है। इफ वी पुट x इक्वल 0 and y equal 0, the curve is completely satisfied। अगर कर्व completely satisfied है, it is passing through the origin। यानी कर्व ओरिजिन से पास हो जाएगा। कैसे कैसे पता चलता है हमें? अगर मान लीजिए जो कर्व मैंने ऊपर लिखा है इसमें मैं x की जगह भी 0 रखूं और y की जगह भी 0 रखूं, यानी मैंने यहाँ भी 0 रखा और यहाँ भी 0 रखा, तो कर्व सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखते हैं हम कि कर्व ओरिजिन से पास होता है। दूसरा कर्व भी ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि x और y को 0 रखने से कर्व 0 0 हो जाता है। अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हम वहीं पर उसकी टेंजेंट निकालते हैं। तो टेंजेंट निकालने का क्या तरीका है? टेंजेंट वैसे आपने निकाला है dy/dx एट द पॉइंट। तो dy/dx निकालने के बाद उसके अंदर हम वो पॉइंट रिप्लेस कर देते हैं तो उस पॉइंट पर टेंजेंट आती है। लेकिन ये टेंजेंट चूंकि ओरिजिन पर है तो ओरिजिन पर अगर फंक्शन एक्स वाई का ऊपर नीचे है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इक्वेटिंग टू 0 equating to 0 the lowest power lowest term in the given curve, it gives the tangent at origin। कैसे?
मेरे पास एक कर्व है y² = 4ax। अगर देखें तो इसमें 2 डिग्री यहाँ पे है, 2 डिग्री यहाँ पे है और 1 डिग्री यहाँ पे है। मिनिमम टर्म ये है। अगर मैं 4ax को 0 के बराबर रखूँ तो x = 0 इज़ द टेंजेंट, यानी x = 0 होने का मतलब ये होता है कि द कर्व टच द y एक्सिस। यानी अब देखिए जो कर्व होता है जब मैं इसको ट्रेस करता हूँ तो ये y एक्सिस को टच करके जाता है, यानी y एक्सिस की टेंजेंट का काम करता है। तो ये इसकी टेंजेंट हो गई है। तो ऐसे स्टूडेंट हम टेंजेंट देख सकते हैं। अगर सिमिलरली मैं इस कर्व में देखूं तो y की मिनिमम पावर है, क्योंकि y की मिनिमम पावर है तो y = 0 आएगा। y = 0 होने का मतलब है कि कर्व के लिए x एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा। तो ये देखिए x एक्सिस कर्व के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने कर्व की टेंजेंट को पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा एसिम्पटोट। एसिम्पटोट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व। जो भी कर्व आएगा उसके एसिम्पटोट निकालेंगे। ये एसिम्पटोट हमें ये बताता है कि कर्व कहाँ कहाँ पर कर्व पास होता है, कहाँ से टच करता है, कहाँ उसको जाना नहीं है, कहाँ पे उसको ट्रेस करना है। ये हमें एसिम्पटोट बताता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 3 तरीके से आता है। तो 3 तरीके से स्टूडेंट कैसे आएगा तो उसको हम समझते हैं। मैंने 3 पार्ट बनाए हैं तो तीनों तरीक़ों को यहाँ डिस्कस करूँगा। पहला ये है कि इफ़ y = x इज़ द फंक्शन, अगर y = x उसका फंक्शन है। दूसरा है x इज़ द फंक्शन ऑफ y, दूसरा x इज़ द फंक्शन ऑफ y। अगर कर्व ऐसा है तो क्या करना है, कर्व इस तरीके का है तो क्या करना है, और कर्व अगर f(x, y) = 0 यानी इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब हमें पता नहीं चल पाता कौन किसका फंक्शन होगा, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट कहा जाता है। तो अगर ये कंडीशंस मेरे पास आती हैं तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि मुझे ये पता करना होगा कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर y 0 हो जाता है, x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर y इन्फिनिटी को टेंस करता है, x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर y रियल होता है, और x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर जो y है वो इज़ इमेजिनरी। अगर मैंने ये पता किया तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा रीजन कहाँ पे लाई करता है। दूसरा मैं बात करूँ अगर ये है तो y की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर x 0 होता है, y की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर x इन्फिनिटी को टेंस करता है, y की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर x रियल वैल्यू देता है, और y की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर x इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो मुझे ये पता चल जाएगा। और अगर मान लीजिए इम्प्लिसिट है तो उसमें मैं ये पता नहीं लगा पाऊँगा। इसके लिए मुझे टेंजेंट पता करनी पड़ेगी, टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये भी मुझे इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मुझे ये पहले ये वाला कर्व मिल रहा है, यानी y x का फंक्शन है। तो मैं इसके लिए रीजन में जाऊंगा, और रीजन भी मेरे 3 तरीके से रीजन बन गए हैं। पहला रीजन ये हुआ कि x मुझे कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी वो x1 और x2 के बीच में लाई करता है, जिससे कि मेरी y की बाउंड्री पता चल जाएगी कि y कहाँ पे लाई करने वाला है, मुझे इससे ये पता चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें
तो मुझे y की वैल्यू पहले पता चले कि वो किस किस के बीच में लाई करता है, कहाँ पर वो रियल है, कहाँ पर इमेजनरी है, क्या उसका रीजन बनने वाला है, उसको मैंने निकाला। इसके अकॉर्डिंग मैं x में रखता जाऊँगा और उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएंगी कि वो कहाँ कहाँ पे लाई करता है। लेकिन इसके अंदर मैं टेबल नहीं बना सकता, बाउंड्री भी पता नहीं कर सकता, ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पता चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा तो मैं जाऊंगा कंस्ट्रक्ट दी टेबल। अब मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा। इसमें जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि चूँकि मुझे रीजन पता चल गए हैं तो मैं x की वैल्यू देता जाऊंगा और y की वैल्यू मुझे मिलती जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं तो इसके लिए मेरे पास ऐसा होगा कि मुझे y की वैल्यू देता जाऊंगा, y1 से स्टार्ट करूंगा, y2 तक जाऊंगा, इसमें x1 से स्टार्ट करूंगा, x2 तक जाऊंगा और देता जाऊंगा वैल्यू, x की वैल्यू मुझे मिलती चली जाएंगी। सिमिलरली इसके अंदर मुझे केवल जो ट्रेसिंग करनी है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सिमेट्री, यानी जो भी मेरी सिमेट्री हैं, टेंजेंट हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसी से मैं कर्व को ट्रेस करूँगा। इसके अंदर टेबल नहीं बनेगी, नो टेबल, क्योंकि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि रिलेशन क्या है, वो किस तरीके से x के y चेंज होने से y चेंज हो रहा है, पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रा दी ग्राफ, और फिर उसके बाद हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ऐसे हम स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ सिंपल मेथड। आप बस इसको स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइए। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसको लगाते जाएंगे, अपने आप ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कर्व ट्रेसिंग का हमने ये वर्किंग रूल, जो वर्किंग प्रोसेस पढ़ा है, कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस वर्किंग रूल को, जो वर्किंग रूल आपने पढ़ा, उस पूरे को मैं क्वेश्चन के ऊपर, 2 क्वेश्चन के ऊपर लगा के आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर्व की ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।